मित्रों, डॉक्टर प्रकाश मनु जी की पुस्तक पर मैं चर्चा कर रही हूँ। आज ये दूसरा भाग लेकर यहाँ आई हूँ, जिसमें वही कड़ी आगे बढ़ रही है। कुछ समयों उपरांत विभाग में वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। खंडेलवाल जी ने मनु को शोध और समीक्षा विषय पर पर्चा लिखने को कहा, जिसे उन्होंने ढेरों संदर्भ ग्रंथ खोजकर तैयार किया और भाग्यवश खंडेलवाल जी को पसंद भी आया। उन्होंने उसे शोध संगोष्ठी के एक सत्र में शामिल कर लिया। मनु को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृतज्ञता भी महसूस की, क्योंकि किसी भी रिसर्च स्कॉलर के लिए यह सम्मान और गौरव की बात थी। दुर्भाग्य से जब शोध संगोष्ठी हुई तो खंडेलवाल जी बीमार पड़ गए। इसी कारण वे इसमें शामिल न हो सके। मनु ने बड़े आत्मविश्वास से इस पर्चे को पढ़ा और सभी प्राध्यापकों ने उसकी तारीफ भी की। दिल्ली से आए हुए विजेंद्र स्नातक जी भी हालांकि इसी विषय पर व्याख्यान देना चाहते थे, परंतु जब उनसे कहा गया तो वे बोले, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो कुछ मैं बोलने के लिए आया था वो सब तो मुझसे पहले इस युवक ने कह दिया है। मनु के लिए स्नातक जी के ये शब्द सचमुच किसी वरदान की तरह ही थे। रातों रात वो चर्चित हो गए। एक कहावत है कि पूर्ण चंद को राहु ग्रस्ता है। यही उनके भी साथ हुआ। वो भौचक्के इसलिए हुए कि उन्हें इन सभी बातों का थोड़ा सा भी आभास न था। संगोष्ठी समाप्त होने के उपरांत सभी शोध छात्रों ने तय किया कि खंडेलवाल जी के घर जाकर उनका हालचाल पता करना चाहिए। सभी लोग एक साथ नमस्कार कर वहां बैठ गए। मनु ने अभी उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा ही था कि वे फट पड़े। तुम्हें क्या, कोई जिए या मरे, तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मनु हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा उन्होंने क्या किया। उनके होठों से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। खंडेलवाल जी थे कि गुस्से से बोलते जा रहे थे। इस बीमारी में भी तुम्हें मालूम है कितनी चोट पहुंचाई है तुमने मुझे। तुम्हें मालूम नहीं है मैंने जिस तरह तुम्हारी नियुक्ति की पर्सनल इंटरेस्ट लेकर किया है, उसके बारे में तुम जान भी नहीं सकते, वरना तुम्हारा मेरा क्या परिचय था। यही ना कि तुम अच्छे लगे, पर इतनी जल्दी घमंड से तुम्हारा सिर फिर गया। तुम्हें भाषा की भी तमीज नहीं रही कि कैसे बोलना चाहिए। क्या मैंने किसी को अनुचित कहा? कांपते होठों से मनु ने पूछा। खंडेलवाल जी तीव्र क्षोभ से बोले, तुमने अपने पर्चे में बार बार कहा कि नगेंद्र ऐसा कहते हैं, नगेंद्र के विचार ये हैं। क्या तुमको डॉक्टर नगेंद्र नहीं लिख सकते थे? बाद में जी नहीं लगा सकते थे? आश्चर्य की बात मनु के लिए ये हुई कि जो पर्चा उन्होंने पढ़ा था उसे पहले उन्होंने ही जांच लिया था, पढ़ लिया था, किंतु उस समय कोई आपत्ति न होकर ये बाद में आपत्तिजनक हो गया। इस विषय में मनु ने सफाई देते हुए कहा, डॉक्टर साहब, किसी का सम्मान सर्वसिद्ध हो तो उसके नाम के आगे श्री या बाद में जी एकदम अनावश्यक हो जाते हैं और नकली लगने लगते हैं। मुझे ऐसा लगा, वरना डॉक्टर नगेंद्र का सम्मान तो मैं करता ही हूँ, और मैं तो नामवर ऐसा कहते हैं, नामवर के ये विचार हैं, ये भी लिखता हूँ। हालांकि मैं उनका बेहद सम्मान करता हूँ। इतना समझाने और सफाई देने के उपरांत भी खंडेलवाल जी का उत्तर था, यह तुम्हारी सभ्यता हो सकती है, मेरी नहीं। मनु समझ गए थे कि किसी ने खूब तोड़ मोड़ कर उनके कान भरे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, अब मुझे भी सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। लगभग धमकी देते हुए गुस्से में खंडेलवाल जी बोले। ये अपमान मनु के लिए बहुत बड़ा था। वो पसीने पसीने होकर खास कर साथियों के बीच में बोला गया था। यही बात यदि वे अकेले बुलाकर कहते तो शायद मनु को बेइज्जती ना लगती, किंतु अब तो खंडेलवाल जी अफसर और मनु अपने को शासित प्रजा समझने लगे। मनु को हमेशा यही लगता था कि दो पढ़ने लिखने वालों में उम्र और ओहदे के तमाम फर्कों के बावजूद बराबरी का ही संबंध होता है, किंतु ये विश्वास देखते ही देखते
अब टूट गया था। मनु के जोर डालकर सोचने पर दो मुखर बिंदु स्पष्ट रूप से झलके थे, शिव प्रसाद गोयल और धर्मवीर। शिव प्रसाद गोयल हिंदी विभाग के टीचर थे और वे मनु से इसलिए नाराज थे कि जो फेलोशिप उनकी बेटी को मिलनी चाहिए थी वह उसे न मिलकर इन्हें मिली। इसीलिए शोध संगोष्ठी की रिपोर्ट देते हुए उन्होंने हल्का सा इशारा किया, इसे काबू करिए वरना बाद में मुश्किल होगी। और दूसरे थे धर्मवीर। उनकी भूमिका एक चापलूस और छिपे हुए बदमाश की थी। मनु और उनके सहयोगी उसे नारद जी कहते थे, जबकि असल में वह महाधूर्त और बदमाश था। इधर की बातें उधर करता था। मनु को आश्चर्य इस बात पर था कि वह खंडेलवाल जी के इतना निकट कैसे पहुंच गया। ऐसे आदमी का उनके पास काम भी क्या। बाद में पता चला कि घर के तमाम काम यही करता है और बदले में कई तरफ से उपकृत होता है। मनु को इस शख्स से इतनी गहरी नफरत थी कि इसकी उपस्थिति से ही वो तिलमिला जाते थे। इसके बावजूद भी वो सही बात कहने से हिचकते नहीं थे। अचानक फ्लैश की तरह उन्हें याद आया कि अभी कुछ रोज पहले मनु ने इस शख्स की उपस्थिति में एक झोंक में आकर कहा था कि जेन्यून कवि खंडेलवाल जी नहीं ब्रजेश कठिल है। इसीलिए अमर कवि के नाते देखना हो तो अगर खंडेलवाल जी मेरे आगे आकर खड़े हों तो शायद मैं उनके लिए खड़ा ना हूं, पर ब्रजेश भाई आए तो मैं जरूर खड़ा होकर उनका स्वागत करूंगा। ब्रजेश मुझे कहीं ज्यादा बड़े कवि लगते हैं। इन सभी बातों का खंडेलवाल जी ने अपनी चर्चा में जिक्र तक नहीं किया था, मगर अवश्य ही इसी फांस की चुभन को वो अपने भीतर महसूस कर रहे थे। बहरहाल मनु उस दिन खंडेलवाल जी के घर से लौटने पर अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। अरस्तु का एक वाक्य खंडेलवाल जी ने अपनी पुस्तक में लिख रखा था, जो मनु को उन दिनों सर्वाधिक प्रिय लगता था। वाक्य था, प्लेटो मुझे प्रिय हैं पर सत्य उससे कहीं अधिक प्रिय है। उन दिनों मनु जब कुछ भी बोलने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते तो उन्हें लगता कि उनके भीतर अरस्तु बोल रहा है। आज मनु को वह सब विपरीत लगता है। मनु को उन्हीं दिनों में ब्रजेश भाई ने कुछ किताबें पढ़ने के लिए भी दी थीं। मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा, धूमिल का संसद से सड़क तक, रघुवीर सहाय का आत्महत्या के विरुद्ध, कैलाश वाजपेयी का तीसरा अंधेरा और फिर विष्णु खरे, ज्ञानेंद्र पति, जितेंद्र कुमार की पहचान सीरीज की किताबें, ढेरों लघु पत्रिकाएं और भी बहुत कुछ। इन सभी को पढ़ने के उपरांत मनु के आगे एक नई दुनिया खुली जिसने उन्हें स्वयं को पहचानने में मदद की। अब हालत ये कि मनु के भीतर जमा होता जा रहा था। गुस्सा फुफकारने लगा और उसे शक्ल देने के लिए उन्होंने गुस्से की झल्लाहट में एक कविता लिख डाली। शीर्षक था भीतर का आदमी। उस कविता की आरंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार थीं, खुद को खोद खोद कर खाने में कितना मज़ा है, मुझसे पूछो, मैंने इस 25 सालों में अपनी जिंदगी के पहाड़ को कुरेद कुरेद कर आधा खा लिया है। इसके बाद एक कविता कुछ क्रूर, कुछ विभत्स दृश्य लिए हुए थी। ब्रजेश भाई को जब उन्होंने यह कविता सुनाई तो उन्होंने मनु को छाती से लगा लिया और बोले, कवि मान गए तुम्हें। इतना कहते ही मनु को लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उन्हें मिल गई। इसके बाद एक और लंबी कविता लिखनी मनु ने आरंभ की जिसका शीर्षक था एक लड़ाई बिना शीर्षक। इस पूरी कविता में भीतरी बाहरी रासायनिक परिवर्तनों का तेज नाटक था। वाजिब है कि यह कविता उनके अपने व्यक्तित्व के ट्रांसफॉर्मेशन की कविता थी। जिस समय के साथ अपनी सिधाई को लेकर जी रहे थे वह काफ़ी नहीं था, बल्कि बेवकूफ़ी साबित हो रही थी और वह जानते थे कि यह सब खंडेलवाल जी द्वारा दी गई चोट का नतीजा था। कुछ समय उपरांत खंडेलवाल जी स्वस्थ हो गए और विभाग आने लगे। मनु ने अब चुप्पी साध ली थी और पढ़ाई लिखाई में तेजी से जुट गए थे। वो अपने आप को समूची दुनिया में अकेला महसूस करने लगे और उनकी तकलीफ को समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। ऐसा विचार भी उनके मन में आने लगा था। ऐसे में ही एक दिन मनु को खंडेलवाल जी अकेले में एक पेड़ के पास विभाग से जाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जाकर नमस्कार किया तो पूछा, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है कहकर उत्तर दिया मनु ने। फिर थोड़ा रुककर बोले, आप कुछ बुरा न माने तो मुझे आपसे एक बात कहनी है।
नगेंद्र जी को लेकर जो कुछ भी गलतफहमियां हुई थी उसका विस्तार कर कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं संकोची हूँ और ज़्यादा आपसे मिलता नहीं हूँ, पर इसका कोई गलत अर्थ आप ना लें। खंडेलवाल जी संतुष्ट होकर बोले, ठीक है, तुम्हारा यह इरादा नहीं था, फिर तो कोई बात नहीं, तुम समझो कि वो बात खत्म हो गई। इस प्रकार एक बार फिर उनसे सहज संवाद चल निकला। मनु जानते थे कि खंडेलवाल जी उनके गुरुजी परम विद्वान हैं, पर एक शोध निर्देशक या गाइड के रूप में हमेशा उन्हें एक बुरे टीचर ही लगे। इसका भी कारण था कि उनके पास ढेरों प्रशासनिक कार्यों के कारण रिसर्च स्कॉलर के लिए समय बिल्कुल नहीं था। छीन झपट कर उनसे समय लेना पड़ता था। वे नहीं समझ पाते थे कि खुलकर चर्चा न हो पाने से विद्यार्थियों को कितनी दिक्कतें महसूस होती हैं। मनु पढ़ते तो दिन रात थे, किंतु लिखने की गति एकदम मंद पड़ी हुई थी। इस बात से उन्हें निराशा होने लगी। काफ़ी समय तक वो मन ही मन में झल्लाते रहे, किंतु ये भी जानते थे कि उनके इस दुख को बांटने वाला कोई भी नहीं है। अब मनु ने तय कर लिया कि पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आरंभ कर देंगे। जब कार्य पूरा हो जाएगा तब यदि कुछ बदलाव करने को कहेंगे तो कर लेंगे। मनु के अध्ययन का रोब खंडेलवाल जी पर जरूर गालिब हो गया था, इसलिए उन्हें बिना बताए मनु ने रिसर्च पेपर तैयार किए और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका में छपने के लिए दे दिया। खंडेलवाल जी ने भी जी भरकर तारीफ की और वे धूमधाम से छपे। इसी बीच एक छोटी सी घटना और घटी। मनु और दो एक शोध की छात्राओं ने चंडीगढ़ घूमने की योजना बना ली। शोध से संबंधित कुछ ग्रंथ भी पंजाब यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में देखनी थी। ऐसा सोच एक पंथ दो काज चले गए। सभी इस बीच वापस आने पर विभाग में काफ़ी हलचल मच गई थी। सभी ने कारण बताया और आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन पत्र भी दिया, मगर स्थिति कुछ अधिक ही बिगड़ गई थी। खंडेलवाल जी का आदेश था कि पंजाब के पुस्तकालय से लिखवा कर लाओ कि तुम सभी वहां गए थे। इस प्रकार के व्यवहार से मनु को खंडेलवाल जी के प्रति वितृष्णा पैदा हुई और मन में उनके प्रति सम्मान भी कम हो गया। दूसरा शीर्षक है साहित्यिक विभूतियों से साक्षात्कार। ऐसे ही अवसर पर अखिल भारतीय हिंदी परिषद का 28वां अधिवेशन कुरुक्षेत्र में होना तय हुआ था और इसके लिए 1 महीने पहले से ही शोध छात्रों की पिसाई आरंभ हो गई। सूचियां तैयार करना, नाम लिखना, कार्ड तैयार करना आदि ढेरों काम थे, किंतु मनु को छोड़कर अन्य शोध छात्राएं वहां से खिसक लेते थे। एक नई छात्रा शोध विभाग में आई थी जिसका नाम था सुनीता। बस वो और मनु की हर बार पकड़ाई हो जाती और इन सभी कार्यों के कारण शोध कार्य रुक गया। एक दिन खंडेलवाल जी ने जब मनु जी को बुलाया तो उनसे पूछा कि इसके अतिरिक्त कार्यभार से मुक्ति दिलाने की बात कैसे संभव है, और उसका फल अच्छा ही निकला। उन्हें अब उस कार्य से मुक्त कर दिया गया, किंतु इसी बीच अधिवेशन के आरंभ होने का समय भी आ गया था। विशिष्ट साहित्यकारों के आवभगत की जिम्मेदारी मनु पर थी और यही वह समय था जब मनु ने बहुत नज़दीक से पहली बार साहित्यकारों को अनुभव किया था। इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की एनेक्सी में मनु के साथ सुनीता जी भी ड्यूटी पर थी। मनु जिस महान हस्तियों से मिले उनमें से थे डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर श्यामानंदन किशोर, कल्याण मण लोढ़ा इत्यादि। मनु उनसे मिले, बात की और इस सुयोग को एक वरदान मानते रहे। सम्मेलन के अंत में कवि सम्मेलन हुआ जिसमें कविता पाठ करने के लिए मनु का नाम भी पुकारा गया। इस कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष की हैसियत से खंडेलवाल जी भी बैठे थे। मनु ने अपनी लंबी कविता भीतर का आदमी सुनाई और गुस्से से दहकते हुए सुनाई। कारण साफ है, मौसम भी था और मौका भी। यह कविता मनु ने खंडेलवाल जी के लिए ही लिखी थी। कविता के खत्म होने पर सबने दिल खोलकर प्रशंसा की, किंतु गुरु ने न उस वक्त एक शब्द कहा और न ही बाद में, जबकि श्रोताओं के बीच से जगदीश गुप्त जी मंच पर बोल उठे थे, अब मंच ने अपनी गरिमा पा ली है। अभी अभी जिस युवक ने कविता पढ़ी उसे सुनकर मुझे मुक्ति बोध की याद आ गई। मनु को फेलोशिप मिले हुए अगस्त
1977 में 2 वर्ष हो गए थे और नियम के अनुसार एक्सटेंशन के लिए हेड और गाइड की संस्तुति जानी चाहिए। एक विभाग की कमेटी के समक्ष अपना कार्य प्रस्तुत कर उसकी रिपोर्ट दिखानी थी। इस विचार से खंडेलवाल जी कुछ परेशान हो उठे। ऐसे में मनु ने बताया कि कुछ रिसर्च पेपर उन्होंने तैयार कर रखे हैं जिन्हें अध्यायों में परिवर्तित किया जा सकता है और इस प्रकार काम चलाया जा सकता है। तसल्ली हुई और कमेटी के सम्मुख अर्ध सत्य के माध्यम से दोनों की परेशानी भी कम हुई और फेलोशिप आगे के लिए मान्य हो गया। इसके उपरांत मनु ने कुछ ऐसे फैसले किए जिनसे जीवन की हलचल तो बढ़ गई, साथ में तकलीफों को भी मानो स्वयं बुलावा देकर अपने कार्य में भी बाधा उपस्थित करवा ली। सुनीता से परिणय अगला शीर्षक है। दरअसल कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों का इस कदर गुलाम हो जाता है कि चाहे जितना वह स्वयं को तीरंदाज समझे, सारे निशाने बेकार हो जाते हैं। ऐसा ही अहम भाग अच्छी तरह सुलझा कर शोध कार्य करेंगे, किंतु सब पलट गया। अपने निर्णय को सफल बनाने हेतु जो कुछ किया उससे उनके भविष्य पर बुरे परिणाम होंगे, ऐसा तो उन्हें नहीं ज्ञात था। यही कारण था कि उन्होंने और शोध छात्रा सुनीता जी ने विवाह करने की सोची। मनु को इसका अंदाजा भी नहीं था कि विजातीय विवाह करने से स्थितियां परिवर्तित हो जाएंगी, इसलिए चाह रहे थे कि पहले शोध कार्य समाप्त कर लें जल्दी जल्दी, किंतु होई है सोई जो राम रचि राखा। जैसे भाव से कुछ स्थितियां ऐसे आड़े आईं कि फैसला तुरंत लेना आवश्यक हो गया और मनु को लगने लगा कि अब यदि विवाह नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं। इसीलिए वो पहले कुरुक्षेत्र से शिकोहाबाद गए और फिर वहां से भोगांव, जहां मनु के भाई रेलवे में कार्यरत थे, वहां से थोड़े दिनों में लौट आए और 2-4 मित्रों की उपस्थिति में विवाह के बंधन में बंध गए। ये सब एक सपने की तरह घट गया, किंतु वास्तविकता तो कड़वी होती है और उसे झेलना उससे भी अधिक कष्टप्रद। दूसरे दिन जब दोनों विभाग में पहुंचे तो दोनों को अलग अलग पर्चियां थमा दी गईं। उसमें विभागीय अनुशासन तोड़ने पर दोनों का स्कॉलरशिप बंद करने की बात लिखी थी और आश्चर्य की बात यह कि नीचे उनके गुरु खंडेलवाल जी के हस्ताक्षर थे। मनु को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति। उन्हें यकीन नहीं था कि खंडेलवाल जी इस सीमा तक नीचे उतर आएंगे। दोनों को मिलाकर 700 रुपये मासिक मिलता था। उस वक्त यह धनराशि मनु और सुनीता जी के जीवन के लिए जीवन डोर थी। इसी के बलबूते पर उन्होंने अपना घरौंदा टिकाया था और यह अप्रत्याशित घटना मानो आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने वाली थी। मनु के लिए यह आश्चर्यचकित करने वाली घटना न होकर दुख से सुन्न कर देने वाली थी। मनु को इस बात का और भी दुख हुआ कि जिस शख्स ने अपना शोध प्रबंध प्रेम और सौंदर्य पर लिखा हो, वही प्रेम का इतना बड़ा विरोधी बन बैठा। मनु को यकीन नहीं हो रहा था पर्ची देखकर कि जो व्यक्ति दिन रात प्रेम और सौंदर्य इन 2 शब्दों को ही सबसे अधिक बोलते थे और ठीक उसी तरह वे कीट्स शैली बायरन पंत प्रसाद की कविता के भी दीवाने थे, वही आज उनके प्रेम विवाह के खिलाफ कैसे? सिद्धांत और हकीकत के बीच का फर्क मनु ने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके सामने खंडेलवाल जी लाठी लिए खड़े थे। मनु ने जब पत्र का जवाब दिया, जो कि आरोप पत्र था, तो गुरु ने और सख्त कार्यवाही की और दोनों के गाइड बदल दिए गए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहले डॉक्टर खंडेलवाल जी ही मनु और सुनीता के गाइड थे। अब दोनों को अलग अलग ऐसे गाइड दिए गए थे जिन्हें विषय से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं थी। मनु ने भी तय कर लिया कि इस अग्नि परीक्षा से गुजर कर दिखा देंगे। एक लगभग चुनौती भरी मुद्रा में वह अपने कार्य में जुट गए, परंतु इस तनाव को सुनीता जी बर्दाश्त न कर सकीं और उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वह भयंकर दमे की चपेट में आ गईं। मनु का कार्य तो अब रात रात सुनीता जी की परवाह और समय मिलने पर लिखना और अंदर से पीड़ा को महसूस करते हुए अपने रुदन पर भी पहरा लगा लेना बचा था। इसी बीच एक और कहर टूटा। खंडेलवाल जी की ओर से उन्होंने सुनीता जी के शोध कार्य के लिए कहा कि कार्य ठीक से नहीं चल रहा है। इस आरोप के द्वारा उनका स्कॉलरशिप बंद कर दिया जाए। वैसे ही 700 रुपये में घर की गाड़ी किसी तरह चल रही थी।
अब तो और मुश्किल, केवल 400 रुपए में अब चलाना पड़ा। इतने में घर चलाना और खुद को जिंदा रखना और काम करते जाना, इन परिस्थितियों में सुनीता जी के घर वालों ने कभी कभी रोज़मर्रा की चीज़ें भेजकर मदद की, तो कभी मनु के घर से छोटे मोटे मनी ऑर्डर्स आ जाते थे। मनु की सांसें बस एक जुनून पर टिकी थीं और वह था शोध कार्य। अब तो उन्हें जीवन के उन क्षणों को याद करके भी दहशत होती है और उनका मानना है कि 20 बरस गुजर जाने के उपरांत भी जब वो खाना खाने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी थाली उठाकर भागता जा रहा है और हाथ का कौर केवल बचा है हाथ में। आंखों से टप टप कर आंसू बहते हैं जब थाली लेकर भागने वाले आदमी का नाम और चेहरा मनु सोचते हैं तो बार बार खंडेलवाल जी के चेहरे में वह परिवर्तित हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह की आवश्यकता तो नहीं, परंतु शायद अभी भी मनु ये सोचते होंगे कि आखिर जिसे पिता माना वही हर कदम पर इतनी परीक्षाएं आखिर क्यों लेता रहा। मनु के गाइड डॉक्टर ब्रह्मानंद जी, जो उनसे बहुत प्रभावित थे और उन पर भरोसा भी अधिक ही रखते थे, ये बताने पर कि शोध प्रबंध का बहुत सा हिस्सा लिखा जा चुका है, आप जांच लें, तो कहते हैं हाथ हिलाकर बस तुम पूरा कर डालो, मुझे देखना होगा तो अंत में देखूंगा, जो कुछ तुम लिखोगे वो गलत हो ही नहीं सकता। कौन तुम्हारी डिग्री रोकता है। अंततः सन 1978 के अंत में मनु ने अपना थीसिस पूरा कर दिया। थीसिस टाइप करा के जब वो उस पर हेड के दस्तखत लेने खंडेलवाल जी के पास पहुंचे तो बोले, आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। उनके चरण छुए तो उन्होंने जल्दी से पैर खींच लिए, एकदम अप्रत्याशित। मनु को उनके दुख का एहसास था, किंतु अब तो बात वहां आ गई थी जहां न कुछ उनका बस था और ना ही मनु का। मनु के परीक्षक के रूप में 2 दिग्गज आलोचक आए, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर नामवर सिंह। दोनों ही आलोचना के क्षेत्र के अलग अलग ध्रुव थे। मनु उत्तेजना से भरे हुए थे अपनी रिपोर्ट जानने के लिए, और ज्ञात हुआ कि दोनों की रिपोर्ट में अलग अलग बातों की प्रशंसा की गई थी, जो मनु के लिए अवश्य ही गर्व की बात थी, साथ ही प्रसन्नता की भी। मनु के वाइवा के लिए विभाग से सही समय पर प्रबंध न हो सकने के कारण डिग्री मिलने में अच्छा खासा समय लग गया, जबकि यदि खंडेलवाल जी चाहते तो सन 1969 के कन्वोकेशन के समय ही रहा बचा कार्य समाप्त करवाकर डिग्री दिलवा सकते थे, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र को पत्र लिखा और उन्होंने इनकार कर दिया आने से। इस प्रकार रिमाइंडर के रूप में 2 बार पत्र भेजा गया और डॉक्टर नामवर सिंह ने भी वाइवा के लिए कुरुक्षेत्र आने से असमर्थता जताई। इस बीच दीक्षांत समारोह हो गया और मनु जी की पीएचडी की डिग्री बीच में ही लटक गई। अब इनकी डिग्री एवं नौकरी की संघर्ष यात्रा तीसरे वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।